देखिए, नतीजों पर फोकस करने की बात आई है और एक हमारे साथ खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, उन पर भी फोकस करते हैं। अंशुल जैन जी जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार विवेक जी। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। नमस्कार सनी जी। अंशुल जी, आजकल दर्शक बड़े कमेंट लिखते हैं, वो कहते हैं अंशुल जी का मूड ठीक कराइए सर, मार्केट पर उनका मूड बड़ा खराब चल रहा है। आज कुछ मूड ठीक है सर आपका? सर मेरा मूड एकदम बहुत बढ़िया रहता है हमेशा। और खास तौर पे मार्केट से मेरा मूड इसलिए अच्छा रहता है कि मार्केट के साथ मैं हमेशा सिंक में रहता हूँ। मैं बिल्कुल। अपने भी कभी नहीं थोपता मार्केट में कि मुझे तेजी चाहिए तो मैं मार्केट से तेजी मांगू, जो दे रहा है वो ले लो। फ्यूचर एंड ऑप्शन में शॉर्ट करने का ऑप्शन तो है, आप कभी भी मंदी के बाजार में शॉर्ट करके खेलिए ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन सर, जो हमारे रिटेल निवेशक हैं ना, वो कैश में ही शेयर लेते हैं। उनको अभी एफ एंड ओ में ज़्यादा हम भी एफ एंड ओ के इसलिए ज़्यादा बात ही नहीं करते अपने शो में कि एफ एंड ओ की ज़्यादा बात करेंगे, लोग फालतू में कॉल पुटों में फंसेंगे एंड देन फिर उनकी जो लॉसेज हैं वो एक्सपोनेंशियल होंगे। सेबी का डेटा बोलता ही है कि ज़्यादा कोई लोग कमा तो पाते नहीं है। लेकिन हम नतीजों पर फोकस की बात कर रहे थे सर। मैं आईसीआईसीआई बैंक से शुरुआत करूंगा क्योंकि जिसने आज पूरा सेंटीमेंट बदल दिया है मार्केट का, बैंक निफ्टी का खास तौर से। नेट इंटरेस्ट इनकम करीब 9.5% बढ़ी है और नेट प्रॉफिट 14.5% बढ़ा है। बाकी जो पैरामीटर्स हैं वो भी काफ़ी कुछ स्टेबल होते हुए नजर आए हैं, ठीक ठाक नजर आए हैं। सनी सर, कैसे देखे आपने आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे? क्या इसमें खास बात थी? क्या सेंटीमेंट बूस्ट कर पाएगा पूरी बैंक निफ्टी का? और जो पिटे हुए बैंकिंग शेयर थे, जो इंडसइंड की वजह से पिट गए थे फ्राइडे के सेशन में, जिनका कोई दोष नहीं था, उनमें क्या रिकवरी आ पाएगी? बैंक की बात करें तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास रिजल्ट आए। अगर सितंबर क्वार्टर की बात करूं, काफी डिसेंट ग्रोथ बैंक ने रिपोर्ट करी, और एट द सेम टाइम आउटलुक इज आल्सो वेरी हेल्दी आईसीआईसीआई बैंक का, एंड दैट इज द रीजन वी आर सीइंग अ पॉजिटिव रिएक्शन। आज हम मार्केट में आईसीआईसीआई बैंक में देख रहे हैं। आई थिंक अगर मैं इसकी फेयर वैल्यू की बात करता हूँ विद अ 1 ईयर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, तकरीबन 1400 रुपये का जो फेयर वैल्यू है ये आखा गया है ऑन एन एवरेज बेसिस। तो 1400 इज द फेयर वैल्यू ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। कमिंग टू अदर बैंक जहाँ बड़ा क्रैकडाउन हुआ है, तो मुझे लगता है कि जहाँ क्रैक हुआ है उसमें एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आज निगेटिव रिएक्ट कर रहा है। बट हालांकि एक चीज ध्यान रखना होगा कि महाराष्ट्र में जो मुंबई में एंट्री पॉइंट होते हैं वहां पे इनके अचानक से टोल कलेक्शन पर बैन कर दिया गया, और उसी के चलते एक कंजर्वेटिव अकाउंटिंग पॉलिसी के तहत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने 300 350 करोड़ की एडिशनल प्रोविजनिंग करी है, जो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट विल कॉम्पनसेट द कंपनी, टोल कंपनी टू, एंड इट विल टर्न गुड इन गोइंग फॉरवर्ड। अदरवाइज अगर मैं वो नंबर को हटा दूं तो ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट काफी अच्छे रहे थे। और जिस तरह से उनका जो गाइडेंस है अगले 5 साल का, मुझे लगता है कि इट विल बी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक इन द डोमेस्टिक बैंकिंग फ्रेटर्निटी। तो एक अच्छा समय है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को ग्रेजुअली पोर्टफोलियो में ऐड करने का। अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड ग्रेजुअली। आज ही जाकर नहीं लेना है सब शेयर, क्योंकि जो क्वार्टर 3 है वो भी थोड़ा सा काइंड ऑफ सबड्यूड ही रहेगा सभी बैंकिंग के लिए। तो ग्रेजुअली अगले 6 महीने के में आपका जो पैसा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आप एसआईपी रूट के थ्रू डिप्लॉय कर सकते हो विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 2 to 3 ईयर। बिल्कुल। तो आईसीआईसीआई बैंक से हम निकले और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर रुके और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिजल्ट्स तो थोड़े वीक आए थे, लेकिन बैंक ने पहले ही बोल दिया था कि हमारा Q2 तो अच्छा रहने वाला है ही नहीं। तो जो रिएक्शन है वो उन लोगों का है जिन्होंने कि रिजल्ट्स पढ़े, लेकिन सनी सर का रिएक्शन अलग है। सनी सर ने बोला कि ये आने वाला फोरकास्ट देखना है हमें, हमें आज के रिजल्ट्स नहीं देखने, तो वो अच्छे हैं। तो यहाँ से हम देख भी रहे हैं कि काउंटर में स्मार्ट रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। 59 रुपये की रेंज का लो बनाकर अभी 63 की रेंज पर यह काउंटर आ चुका है। तो ये एक अच्छी स्मार्ट रिकवरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने के लिए मिल रही है। दूसरा बैंक है येस बैंक का। यहाँ पर मैं नतीजे पढ़ देता हूँ। 14% अप इनका एनआईआई रहा। नेट प्रॉफिट में करीब 145% की ग्रोथ देखने के लिए मिली। अंशुल जी, कैसे देख रहे हैं येस बैंक को ऑन चार्ट्स? आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है काउंटर भी। यस बैंक में अगर देखें तो क्वार्टरली वीवैप है 21 रुपये 20 पैसे पे। ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि प्रीवियस स्विंग लो भी यही था। उसको हम तोड़े हैं, नया लो बनाए, तो पुल बैक में ये स्विंग लो वहीं पे 20 डे मूविंग एवरेज वहीं पे, क्वार्टरली वीवैप, तो सारी चीजें 21 रुपये 20 पैसे के आसपास हैं।
21 रुपए 20 पैसे के ऊपर सस्टेन कर लेता है स्टॉक, तो फिर एक बार के लिए डीपर पुल बैक हो जाएगा 23 रुपए 23 रुपए 20 पैसे तक। वहां पे एक बार एग्जिट करना चाहिए, हो सकता है वहां से नए लो बनते हुए दिखें। आई एम नॉट श्योर कि वहां से लो बनेगा, बट 23 रुपए आ रहा है तो वहां पे दोबारा सवाल पूछेगा। वहां पे क्वालिटी ऑफ मूव डिसाइड करेगी कि फर्दर स्ट्रेच करेगा या नीचे आएगा। बिल्कुल। एक और कंपनी जो कि पीएसयू एनबीएफसीज में बड़ी नाम है, आरईसी, यहाँ पर पावर सेक्टर को ये कैटर करते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 21% रही, बढ़कर आई है, 4,680 करोड़ रुपए देखने के लिए मिली। वहीं नेट प्रॉफिट में करीब 6.25% का जंप देखने के लिए मिला है। सनी सर, कैसे देख रहे हैं इन पीएफसी आरईसी जैसी कंपनीज को? मेरा जो व्यू है पीएससी और आरईसी को लेके कंस्ट्रक्टिव रहेगा। जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जीज में कहीं ना कहीं फोकस किया है पीएफसी और आरईसी ने, और अगले 4 से 5 साल में लोन बुक डबल करने का एक लक्ष्य रखा है, मुझे लगता है कि इट्स अचीवेबल टारगेट। बट एक चीज ध्यान रखना होगा, पीएफसी आरईसी में जो स्टॉक प्राइस के पर्सपेक्टिव से प्रेशर बनना स्टार्ट हुआ था जब ये खबर आई थी कि वोडाफोन को जो 25,000 करोड़ की जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो पीएफसी या आरईसी के थ्रू कहीं ना कहीं पूरी की जाएगी, और उसी के चलते हमने देखा था कि स्टॉक एग्रेसिव प्रेशर में आया था। मुझे लगता है कि इस बात का कहीं ना कहीं थोड़ा खंडन भी किया गया है, पिछले हफ्ते न्यूज थी। तो अगर ये जो लोन है अनरिलेटेड सेक्टर जिसे हम कहते हैं पीएफसी आरईसी के लिए, आउट ऑफ पावर अगर आप टेलीकॉम सेक्टर को लेंड करने लग जाओ तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट को थोड़ा कंसर्न डेफिनेटली रहता है। तो अगर ये ओवरहैंग हट जाता है वोडाफोन का जो फंडिंग है, तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव मूव रहेगा आरईसी के लिहाज से। रिजल्ट ठीक ठाक थे, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन थे। आई फील द फेयर वैल्यू ऑफ द आरईसी इज क्लोज टू 650 रुपीज, डेफिनेटली कैन बी पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो। बिल्कुल, ये बात हमने भी की थी कि वोडाफोन आइडिया को लोन देने के लिए पावर कंपनी क्यों, बैंकिंग क्यों नहीं? तो वो एक बिल्कुल उसका ओवरहैंग जरूर देखने के लिए मिला इन दोनों ही काउंटर्स पर। कुछ और रिजल्ट्स पढ़ देता हूँ मैं दर्शकों के लिए। स्टील के कंपनी के नतीजे आने शुरू हो गए। हम बात भी कर रहे थे जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, टाटा स्टील, इन सभी को लेकर कि स्टील कंपनीज के नतीजे अच्छे आने वाले नहीं हैं, और हुआ भी ऐसा कि नेट प्रॉफिट इनका 85% गिरा है और रेवेन्यूज़ में करीब 11% का जंप देखने के लिए मिला। 43,834 करोड़ रुपए के मुकाबले 39,104 करोड़ रुपए का रेवेन्यू देखने के लिए मिला। प्रॉफिट तो काफ़ी तेज़ी से गिरा। सेल और टाटा स्टील में भी कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है, ऐसे ज़्यादातर रिसर्च हाउसेस के एस्टीमेट्स हैं इस क्वार्टर के लिए। लेकिन सनी सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये क्वार्टर तो चलो ठीक है, अगर ख़राब आएगा इसको झेल लेंगे, क्योंकि समय ही सभी कंपनीज का ही ख़राब आ गया था ऑलमोस्ट। लेकिन क्या लगता है आने वाले क्वार्टर्स ठीक हो पाएंगे इन स्टील कंपनीज के? आई थिंक जो स्टील के लिए डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था कि Q2 थोड़े वीक ही रहेंगे, जिस तरह से डंपिंग चल रही थी चाइना की ओर से, और उसके चलते जो रियलाइजेशन है उसमें हमने प्रेशर बनते दिखा था। बट आई थिंक स्टील एज अ सेक्टर शुड कंटिन्यू डू वेल। रिसेंटली हमने देखा है कि थोड़ा प्राइसिंग इंक्रीज भी सभी स्टील कंपनीज ने लिया है, और आगे 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 के जो आने वाले क्वार्टर हैं वहाँ एक बेहतर नतीजे की उम्मीद रहेगी। बट अगर मुझे मेटल सेक्टर से कोई स्टॉक चूज करना होगा, तो रादर देन गोइंग फॉर स्टील आई वुड लाइक टू गो अहेड विद एल्यूमिनियम एज अ सेक्टर, एंड कंपनीज लाइक नाल्को एंड हिंडाल्को will be on my radar from a metal sector. And from a mining sector अगर मुझे कोई स्टॉक देखना होगा तो डेफिनेटली आई वुड लाइक टू गो अहेड विद स्टॉक्स लाइक एनएमडीसी एंड मॉइल इंडिया। मॉइल में हमने काफी रोबस्ट करेक्शन ऑलरेडी देखा है एट अ करंट जंक्चर, तो मॉइल कैन बी इन द फोकस। And on a diversified play, Shyam Metallic can be on radar, where we are seeing a very rapid capacity expansion. So Shyam Metallic can also be part of a long-term portfolio. अंजुली, आपकी रडार पर कोई शेयर आएगा क्या मेटल का? देखिए, हमने अपने क्लाइंट्स को नेशनल एल्यूमिनियम, वेदांता और हिंडाल्को, ये 3 स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं। यहीं पे रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है, मार्केट के अगेंस्ट अल्फा जनरेट कर रहे हैं। तो ये काउंटर जब मार्केट बाउंस बैक करेगा या फिर वापस से अप ट्रेंड पकड़ेगा, इनमें बड़ा पैसा बनता हुआ दिखेगा। नेशनल एल्यूमिनियम टॉप पिक है इस समय। जी, तो नेशनल एल्यूमिनियम टॉप पिक है। और हमने बात भी की थी कि जो एल्यूमिनियम कंपनीज़ हैं, कॉपर कंपनीज़ हैं, उनके नतीजे ख़राब नहीं आएंगे, लेकिन स्टील कंपनीज़ के लिए थोड़ा सा सबड्यूट क्वार्टर रह सकता है। कोल इंडिया, यहाँ पर भी सबड्यूट क्वार्टर देखने के लिए मिला है। रेवेन्यूज़ में करीब 6.5% की गिरावट और नेट प्रॉफिट में 22% की गिरावट देखने के लिए मिली है। सनी सर, कैसे देखें कोल इंडिया को?
अगेन कोल इंडिया का अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सीजनलिटी का भी फैक्टर रहता है, क्योंकि मानसून वाले क्वार्टर में थोड़े से नतीजे वीक ही रहते हैं। एट द सेम टाइम वन हैज टू कीप इन माइंड कि जो कोल इंडिया का साल का जो टारगेट है 830 मिलियन टन प्रोडक्शन एंड सेल्स का, उसमें से प्रीडोमिनेंटली हिस्टोरिकली जो सेकंड हाफ होता है पोस्ट मानसून, वहाँ हम देखते हैं कि 60% जो स्प्लिट होता है वॉल्यूम का सेकंड हाफ से आता है। तो मुझे लगता है कि एक काफी डिसेंट बेट है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। रिसेंटली हमने इसे हमारे दिवाली पिक में भी ऐड किया था, हालांकि पोस्ट आवर रिकमेंडेशन स्टॉक इज डाउन, बट अगेन विद अ 5% मोर देन 5% डिविडेंड yield and free cash flow yield, I think it's a decent value bet to be added in the portfolio. And I feel कि with today's correction, the upside is still more than 20% over the next 1 year. बिल्कुल। अंशुल जी, आज एक काउंटर है आशापुरा माइन कैम, ये कोल इंडिया की वजह से गिर गया क्या? कि माइनिंग कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो ये भी हैमर हो गया? करीब काफ़ी तेज गिरावट है इस काउंटर में। सर कुछ बताएं, इसके चार्ट पर कुछ सपोर्ट वगैरह दिख रहा है क्या? देखिए, इसमें डबल टॉप हुआ था जिसका ब्रेकडाउन 303 रुपए में आया है, तो इमीडिएट जो पहला मेजर सपोर्ट बनता है वो ऑर्डर फ्लो का बनेगा, थोड़ा सा नीचे है, 173 174 रुपए के आसपास है। तो मुझे लग नहीं रहा कि स्टॉक में किसी तरह का सपोर्ट आएगा। जो फाइनल सपोर्ट था जिसको बड़े गैप के साथ तोड़ा है 273 को, तो 173 174 रुपए आता हुआ दिख रहा है। एक बार एग्जिट कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ से एग्जिट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मसारी करांचिया जी का सवाल है SJVN पर 108 रुपये के लिए हैं। सनी सर, ये जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जीज़ की कंपनी थी, बीट NHPC, SJVN, सर जितना एक बबल बना था, क्या ये बबल फेस से बाहर आ चुकी हैं इतनी गिरावट के बाद? क्या ये अब इनको खरीदने की तरफ कुछ सोच सकते हैं, या लगता है कि अभी भी ये बबल जोन या वैल्यूएशन पैरामीटर पर अभी भी उतनी हाई हैं कि अभी इनसे दूर ही रहें? आई थिंक ओवरऑल PSU अगर बास्केट की बात करें तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हुआ था और अब पुल ऑफ भी हुआ है। और अगर मैं पावर सेक्टर की बात करूं पर्टिकुलरली, तो आई थिंक वी कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश ऑन पावर सेक्टर, वेदर इट इज लार्जर कंपनीज लाइक NTPC और ट्रांसमिशन कंपनीज लाइक पावर ग्रिड, हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। और रही पर्टिकुलरली SJVN की बात, तो आई थिंक बने रहने की राय रहेगी SJVN में एट अ करंट जंक्चर। मे बी अंशुल जी कैन हेल्प ऑन अ टेक्निकल लेवल, बट मुझे लगता है कि फंडामेंटली ये स्टॉक का जो फेयर वैल्यू है क्लोज टू 130 रुपीज है, एंड वन कैन कीप दैट टारगेट इन माइंड एंड होल्ड द स्टॉक इन अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। अंशुल जी, PSU को लेकर मैं आपसे सवाल सर बच रहा था क्योंकि आपका अभी तक मूड अच्छा नहीं हुआ। सर SJVN पर कुछ मूड अच्छा हो पा रहा है अब? सर, SJVN में दो टारगेट दिख रहे हैं। पहला ही कंप्लीट नहीं हुआ है, 99 रुपए 22 पैसे का, और दूसरा टारगेट है 80 रुपए का। तो आई वुड सजेस्ट कि अभी थोड़ा सा अगर फ्रेश बाई कर रहे हैं तो अवॉइड करना चाहिए। नीचे में थोड़ा डिप में मिले तो कहीं फिर भी एक बार सोचा जा सकता है, बट मैं फिलहाल नई रैली का वेट कर रहा हूँ। नई रैली में नए विनर्स मिलेंगे तो मैं नए विनर्स के साथ प्ले करना ज़्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि शो के स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा कि आप शॉर्ट करके प्ले कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन या इस तरीके डेरिवेटिव्स कोई भी काउंटर प्ले नहीं करता हूं। मैं मिड कैप स्मॉल कैप का स्विंग प्लेयर हूं। जब बाजार में तेजी आती है तो मैं लिवरेज लेके भी प्ले कर लेता हूं, लेकिन जब इस तरह की मंदी आती है तो मैं कैश पे बैठना ज्यादा पसंद करता हूं, जो इस समय मैं कैश पे बैठा भी हुआ हूं कि जब मार्केट पलटेगा तब मैं तेजी से प्ले करना स्टार्ट करूंगा। तो ये ब्रेक लेना आपको साइकोलॉजिकली भी थोड़ा सा ईज्ड आउट कर देता है, और जब नई तेजी आती है तो आपको नए विनर्स मिलते हैं। बिल्कुल, अंशुल जी बहुत क्लियर हैं। ये दर्शकों को बात बहुत अच्छी भी लगती है कि अंशुल सर बहुत क्लियर हैं और वो अडिग हैं और हटते नहीं हैं अपने विचारों से। ये अच्छी बात है। सनी सर, जी सर। एक इसका एक प्रॉब्लम, ये इसका मतलब एक वजह ये भी है सर कि 2008 7 8 के दौर में जब हम फंसे थे ना, हमने बड़ा लॉस किया था। उस समय क्या होता था, किसी से भी सवाल पूछो वो गोलमोल जवाब देता था कि इतना टूटेगा तो इतना हो जाएगा, इतना बढ़ेगा तो इतना। सीधा सीधा जवाब दो ना, लेना है कि नहीं लेना है। तो वो आदत मैंने बना के रखी है, लेना है तो लो, बेचना है तो बेचो, इसके ऊपर ये होगा उसके नीचे वो होगा, गोलमोल जवाब नहीं। आपको अच्छा लगे बहुत बढ़िया, नहीं लगे आपका पैसा है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं बिल्कुल एटलीस्ट बहुत क्लियर सलाह देता हूं, करना है कि नहीं करना है। बिल्कुल सर। और दर्शक आपके इसलिए काफ़ी फ़ैन भी हैं। वो बोलते हैं कि अंशुल जी बहुत
क्लियर बोलते हैं और स्पष्ट बोलते हैं। वो दर्शक को अच्छे लगने वाली बात नहीं बोलते, वो ये बात बोलते हैं जो कि शेयर को अच्छी लगे, जिस हिसाब से शेयर मूव करना है वो वाली बात करनी चाहिए। बिल्कुल सनी सर, लेकिन मार्केट में अब चूंकि दिवाली का वीक है सर, काफ़ी पिट चुके लोग हैं हम जिन्होंने कि रिटेलर्स ने बहुत पैसा खोया। कोई ऐसी कॉल्स जो आपकी रडार्स पर हैं और दिवाली टू दिवाली एक अच्छा रिटर्न दे दें, या शॉर्ट टर्म में मीडियम टर्म में कुछ अच्छा रिटर्न मिल सकता है हमें? अगेन विवेक जी, मैं हमारी जो दिवाली पिक रिपोर्ट थी उसी में से एक स्टॉक चूज करना चाहूंगा, टिटागढ़ रेल विद ओके। प्राइस टारगेट ऑफ 1550। और इसे चूज करने का कारण भी यही है कि काफी डिसेंट नतीजे कंपनी ने डिक्लेयर किए थे अभी Q2 के। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट कंपनी ने डिक्लेयर किया है। काफी रोबस्ट ऑर्डर बुक है कंपनी की इस 12-12.5 हजार करोड़ की। और ये साल जो 12,000 वैगन की जो डिलीवरी का टारगेट है वो ऑन ट्रैक है। एट द सेम टाइम रेलवे वैगन एज अ सेक्टर, इसमें जो अपॉर्चुनिटी है आगे जाके बिडिंग की वो भी काफी बड़ी है। तो टिटागढ़ रेल को मैं रिकमेंड करना चाहूंगा विद एन प्राइस टारगेट ऑफ 1550 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। बिल्कुल, तो टिटागढ़ वैगन यहाँ पर ख़रीदारी की सलाह। और काफ़ी सारे दर्शक हमारे से सवाल पूछते भी रहते हैं टिटागढ़ डेल पर, और यहाँ पर अच्छी बाइंग रिपोर्ट सर ने दी है। सनी सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, एंड विश यू वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम मनी9 सर। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली, और सभी दर्शकों को भी दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर।